नमस्कार दोस्तों, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पोक्सो कानून यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का ये कानून है। यह कानून एग्जाम के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही आवश्यक हमारे सामान्य जानकारी के लिए है, क्योंकि बच्चे आज की तारीख में बहुत ही संवेदनशील हैं और इन संवेदनशील बच्चों की रक्षा करना सिर्फ शासन प्रशासन कानून का ही दायित्व नहीं है। एक जागरूक नागरिक को भी इन कानूनों के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा परिचय, मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप फॉलो जब करेंगे तो यूट्यूब पे जो भी मेरा क्लासेस होता है, एक तो इस चैनल पे हो रहा है और एक लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर हो रहा है। तो इसका जो भी मटेरियल है आपको यही मिल जाता है, पीडीएफ इसका क्लास का। इसके अलावा मेरा जो भी क्लास होता है अनअकैडमी पर, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलता है। मेरा रेफरल कोड है BHP10। इसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अनअकैडमी पर कोई भी किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं आप तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ जो भी टेस्ट है वहाँ तक आपकी पहुँच हो जाती है फ्री वाले टेस्ट में। तो जैसा कि इस तरह के न्यूज़ को आप देख सकते हैं, वैसे ये न्यूज़ कोई एक इस न्यूज़ पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का न्यूज़ फ्रिक्वेंटली आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। हर एक न्यूज़पेपर में, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिन ऐसा जाता होगा जिसमें इस तरह के कानून का उल्लेख ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। इस कानून के बारे में एक सामान्य समझ हमें होनी चाहिए। सामान्य इतनी हो क्योंकि अगर हम कानून के विशेषज्ञ नहीं भी हैं, जुडिशरी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए ये जानकारी मस्ट है। तो उतनी जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे जो कि अपने आप में कंप्लीट होगी। तो देखिए यहाँ एक्सप्लेन मैं इसको करता हूँ। पोक्सो एक्ट 2012 यह कानून मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत है और इसको बच्चे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाया गया था। 2012 का यह कानून है। तो ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, तो इसके अंतर्गत बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया था, संरक्षित किया गया था। किन किन चीज़ों से? तो सेक्सुअल असॉल्ट, असॉल्ट मतलब एक तरह से लैंगिक हमला, सेक्सुअल हरासमेंट उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी, एंड प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट भी इस मामले के लिए बनाया गया। स्पेशल कोर्ट बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं अगर लंबे समय तक चल रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए भी एक दाग, एक धब्बा है। इस तरह के मामले का निपटारा भी हमें सामान्य तरीके से नहीं, विशेष तरीके से करने की जरूरत होती है। इसलिए स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया ताकि मामले का निपटारा टाइम पर हो सके। इसको 2019 में इसको अमेंड भी किया गया था और अमेंडमेंट के अंतर्गत इसमें पनिशमेंट को बढ़ाया गया और जो डेथ पेनल्टी तक जो है इसमें प्रावधान किया गया था जो बच्चों के अगेंस्ट में इस तरह का क्राइम किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया। इसका मतलब है कि इसमें बच्चे की परिभाषा में अब सिर्फ बच्चियों को नहीं बल्कि एनी पर्सन बिलो 18th ईयर ऑफ एज, मतलब 18 साल से कम एज के जो भी लोग हैं, चाहे वो बच्चा है, बच्ची है या फिर ट्रांसजेंडर है, वो सब जो है वो चाइल्ड के परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा और उन सब के खिलाफ अगर इस तरह का क्राइम किया जाता है तो वो पनिशेबल होगा। इसके अलावा इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सेक्सुअल एब्यूज को बहुत ही ढंग से परिभाषित किया गया है। ठीक है, अभी तक सेक्सुअल एब्यूज नॉर्मली माना जाता था कि लैंगिक हमला या फिर रेप जैसी बात, लेकिन इसमें सिर्फ रेप नहीं, रेप के अलावा भी जो भी सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट वो सब हो सकता है। जैसे इसमें पेनिट्रेटिव जो सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेटिव मतलब लैंगिक, मतलब बलात्कार जिसको कह सकते हैं। नॉन पेनिट्रेटिव मतलब लैंगिक अगर बलात्कार जैसा चीज नहीं हो रहा है तब भी उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट में गिनेंगे, एज वेल एज द सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। तो पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव को भी सेक्सुअल असॉल्ट माना गया। साथ ही साथ सेक्सुअल हरासमेंट, कई बार छू करके या फिर कुछ बोल करके, ठीक है, इस तरह का भी सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है या फिर उस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है या फिर पोर्नोग्राफी के मामले में। एंड डीम्स एज सेक्सुअल असॉल्ट टू बी एग्रीवेटेड अंडर
certain circumstances as when abused child is mentally ill, अगर कुछ परिस्थितियों में इस तरह का जो सेक्सुअल असॉल्ट है, हरासमेंट है, उसको और भी ज़्यादा जो है गंभीर प्रवृत्ति का माना जाएगा, वो हीनियस प्रवृत्ति का माना जाएगा, एकदम गंभीर प्रवृत्ति का माना जाएगा जब वो बच्चा जो है वो मेंटली इल हो। ठीक है, मतलब कोई बच्चा मेंटली इल है और उसके साथ सेक्सुअल जो भी मिसकंडक्ट है वो किया जा रहा है, या फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का क्राइम किया जा रहा है जो कि या तो अथॉरिटी है या फिर उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जैसे कोई किसी फैमिली मेंबर के द्वारा या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा, टीचर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, जिस पर पूरी तरह से विश्वास किया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा अगर इस तरह का सेक्सुअल क्राइम किया जा रहा है तो वो और भी गंभीर मामला माना जाएगा, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी इस कानून के तहत पनिश किया जाएगा। इसके अलावा इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन किया गया है, पनिशेबल माना गया है। इसके अंतर्गत कोई भी विजुअल डिपिक्शन या फिर मतलब कुल मिलाकर के किसी बच्चे को अगर इस तरह के वीडियो फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में या कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म में अगर दिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो रियल बच्चा हो, अगर वो रियल बच्चा नहीं भी है, ठीक है, कार्टून वगैरह के फॉर्म में है, तब भी उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत रखा जाएगा जो कि पनिशेबल है। कई बार कार्टून के माध्यम से इस तरह की चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं जो निश्चित तौर पे समाज के लिए, बच्चों के लिए भी वो नुकसानदेह है। It also casts the police in the role of child protector during the investigative process. तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जब हो तो पुलिस को एक चाइल्ड प्रोटेक्टर के रूप में यहाँ रखा गया है। The act stipulates that a case of child sexual abuse must be disposed of within 1 year from the date of offense is reported. जब इस तरह का ऑफेंस का रिपोर्टिंग आया है उसके 1 साल के अंदर इस तरह के मामले का निपटारा होना चाहिए, एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो इस कानून के अंतर्गत एक्चुअली नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस कानून के अंतर्गत रख दिया, इस पॉइंट को आप अलग से भी लिख सकते थे। 2018 में कैंपेन चलाया गया था एक महिला के द्वारा। उन्होंने उनके साथ बचपन में जो इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट कह सकते हैं या हरासमेंट जो हुआ था, बचपन में हुआ था, तो उसकी बहुत समय के बाद उन्होंने कंप्लेंट लिखवाने का प्रयास किया, लेकिन कंप्लेंट उनका लिखा नहीं जा रहा था। तो वो उन्होंने फिर मीडिया कैंपेन चलाया, ऑनलाइन कैंपेन चलाया, और उसके बाद उस समय जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे उन्होंने इस बात को क्लेरिफाई किया कि पोक्सो कानून के तहत टाइम लिमिट जो है कुछ भी नहीं है। मतलब आज अगर क्राइम इस तरह का कुछ हुआ है और कई साल के बाद भी उस क्राइम को रिपोर्ट किया जा रहा है, अगर उसके लिए मामला दर्ज कराने का ये किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो मामला को दर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो टाइम लिमिट जो है उसको खत्म किया गया। ये 2018 का बात है, इस कानून का पार्ट नहीं है बट कानून से रिलेटेड है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर की बात इसमें की गई है कि जो प्रोसीजर होता है, कई बार छोटे बच्चे हैं, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, वो उससे और डर जाते हैं, अपनी बातों को ढंग से बोल नहीं पाते हैं। हम उनको न्याय दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हीं के साथ अन्याय हो जाता है। तो इस तरह के मामलों की चाहे रिपोर्टिंग हो, रिकॉर्डिंग हो, एविडेंस की जांच पड़ताल हो, इन्वेस्टिगेशन हो या ट्रायल हो, कुछ भी हो, ये पूरी तरह से चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर पूरा होगा। क्या क्या, जैसे कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के फेवर में एक्चुअली है। जो जिसने अपराध किया, जिसको सजा मिल रही है, वो तो एक दूसरा व्यक्ति होगा, सजा उसको मिलनी चाहिए, गंभीर अपराध है तो गंभीर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बच्चा है उसके साथ भी कई बार नाइंसाफी हो जाती है, न्याय उसी को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरे प्रोसीजर के दौरान उसके साथ ही नाइंसाफी हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए ये पूरा प्रोसीजर जो है ये किया गया है कि चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर हो। क्या क्या इसमें पॉइंट है, जरा देख लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड एट द रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड और एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, मतलब या तो बच्चे का जो स्टेटमेंट लिया जाएगा या तो उसके रेसिडेंस पर लिया जाएगा, उसके आवास वगैरह पर लिया जाएगा, या फिर वो बच्चा जहां चाहता है, जहां वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है, वहां लिया जाएगा। इसके अलावा प्रेफरेबल बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मतलब कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल की एक महिला अधिकारी हो, उसके द्वारा जो है इस तरह का स्टेटमेंट लिया जाए, उसको प्रेफरेंस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा किसी महिला के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट लिया जाए, महिला पुलिस अधिकारी जो कि कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल की हो या उससे ऊपर हो।
नो चाइल्ड टू बी डिटेन्ड इन पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन, मतलब किसी बच्चे को रात में कम से कम जो है डिटेन नहीं किया जाएगा, मतलब वहाँ थाने में नहीं रखा जाएगा। पुलिस ऑफिसर टू नॉट बी इन यूनिफॉर्म while recording the statement of the child। कई बार जो है पुलिस अधिकारियों का जो यूनिफॉर्म है वो डर का कारण बन जाता है बच्चों में खास करके, तो यूनिफॉर्म में वो नहीं होंगे, अपने यूनिफॉर्म में जो पुलिस वाला यूनिफॉर्म है उसमें नहीं होंगे, नॉर्मल ड्रेस में होंगे, ताकि बच्चे जो है कंफर्टेबल हो करके अपना जो भी स्टेटमेंट वगैरह है या जो भी प्रोसीजर है उसको वो कर सकें। द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड टू बी रिकॉर्डेड एज स्पोकन बाय द चाइल्ड, जैसे बच्चा बोल रहा है उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, बार बार उससे दबाव बनाकर अलग तरह से नहीं पूछा जाएगा। असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर और एन एक्सपर्ट एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, तो जैसा बच्चा चाहे, जैसे जिस भाषा में बच्चा बोल रहा है लेकिन रिकॉर्ड किसी और भाषा में तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता हो, इंटरप्रेटर की आवश्यकता हो, मतलब उसको ढंग से उसको व्याख्या करने वाला व्यक्ति हो, या फिर एक्सपर्ट की आवश्यकता हो, तो जैसा बच्चा चाहे या जैसे बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो वैसे इन सब लोगों की व्यवस्था की जाएगी उसके स्टेटमेंट वगैरह के लिए, उसकी मदद के लिए। Assistant of a special educator or any person familiar with the manner of communication of child in case of child is disabled, तो अगर बच्चा खुद से अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाता है तो किसी व्यक्ति की, इस तरह के व्यक्ति की जो है व्यवस्था फिर की जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी कहा गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड टू बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जो पेरेंट है, माता पिता हैं, उनकी उपस्थिति में ही या उनकी जानकारी, उनकी सहमति से ही इस तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। और एनी अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड हैज़ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, या फिर ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिस पे बच्चा विश्वास करता है या फिर उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है उस पर। इन केस ऑफ विक्टिम इज़ अ गर्ल चाइल्ड, अगर जो विक्टिम है जिसके साथ अपराध हुआ है वो अगर बच्ची है तो द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ वुमेन डॉक्टर, तब मेडिकल एग्जामिनेशन इस तरह का जो किया जाएगा वो वुमेन डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। नो एग्रेसिव क्वेश्चनिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ चाइल्ड इन कैमरा ट्रायल ऑफ द केसेस, मतलब कोई भी एग्रेसिव इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसके कैरेक्टर पर कोई जो है कोई बात नहीं की जाएगी अगर ट्रायल चल रहा हो तो, ताकि वो बच्चा जो है भविष्य में एक नागरिक बनेगा, उस समय उसके साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह का पूछताछ किया जा रहा है, वो तो उसको भी उतना नहीं पता है, वो या तो डरेगा, सहमेगा। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो निश्चित तौर पे जो बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहा है उसमें बच्चों को न्याय दिलाने के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल होने चाहिए, तभी तो अपनी बातों को ढंग से बोल पाएंगे। द पोक्सो एक्ट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू चाइल्ड सर्वाइवर एंड एडल्ट ऑफेंडर्स, अगर ऑफेंडर मतलब अपराध करने वाला कोई अगर एडल्ट है तो उस पर ही ये कानून जो है, पोक्सो का कानून जो है वो लागू होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है, क्राइम करने वाला बच्चा ही अगर मान लो हो, ठीक है ना, मतलब दो बच्चों के बीच में ही इस तरह का मामला हो, बच्चा खुद ही जो है वो क्राइम करने वाला हो, तो पोक्सो कानून जो है नहीं लगेगा, ठीक है। पोक्सो कानून जो है किसी एडल्ट ऑफेंडर पर या फिर बच्चों के जो सर्वाइवर हैं उसी पर लगेगा, खुद बच्चों पर ये कानून जो है लागू नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पनिशमेंट की व्यवस्था क्या है, तो देखिए पनिशमेंट की व्यवस्था कुछ इस तरह से है कि कम से कम 10 साल के पनिशमेंट की बात है। जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेटिव का मतलब है कि जो लैंगिक जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसके लिए कम से कम 10 साल के सज़ा का प्रावधान है, या फिर इसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है या फाइन इसमें लगाया जा सकता है। लेकिन अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है लेकिन बच्चा जो है वो 16 से नीचे का है, इधर क्या था 10 साल से मतलब कम से कम 10 साल की सज़ा था या फिर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अगर वो बच्चा जो है वो 16 साल से नीचे का है, ठीक है, 16 ईयर से नीचे का है, तब पनिशमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, तब जो है 20 साल हो जाएगा, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन उसको आजीवन कारावास तक भी बदला जा सकता है, ठीक है, या फिर इसको इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, या फिर आजीवन कारावास जिसको कहते हैं, ठीक है, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तो वहाँ तक भी इसको किया जा सकता है, फाइन भी इससे लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि ये जो
पोक्सो कानून है 2012 का, वो काफ़ी कठोर कानून दिख रहा है ऊपर से, और साथ ही साथ 2019 में इसमें जो अमेंडमेंट किया गया उसने इस कानून को और भी स्ट्रिक्ट बना दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बावजूद हमारे देश में बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसमें कमी आप बहुत ज़्यादा नहीं देखोगे, ये भी एक समस्या की बात है। तो मेरा ये मानना है कि कानून तो खैर अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करना भी चाहिए, और कानून से जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं उनको भी अपना काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ समाज में भी एक व्यापक स्तर पर एक कम्प्रिहेंसिव एक रिफॉर्म होने की आवश्यकता है। आज की तारीख में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इवन बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों के साथ साथ ये नहीं कि छोटी बच्चियां, चाहे मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा समाज अगर इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है जहाँ कोई भी सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? किसी दिन जो है वो एडल्ट मेल जो होगा वो भी सुरक्षित नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें एक कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की आवश्यकता है। हमें एक सही डायरेक्शन में सोसाइटी को ले जाने के लिए एक व्यापक स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि वास्तव में फॉल्ट कहाँ है। ठीक है, फॉल्ट हो रहा है और हम फॉल्ट को दबा दे रहे हैं, लेकिन फॉल्ट का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से वो फॉल्ट स्टार्ट हुआ, इस पर भी हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो चलिए इस क्लास को ख़त्म करते हैं, और आपके सामने है कुछ अनअकैडमी के बारे में इन्फॉर्मेशन। जैसे अनअकैडमी का आइकनिक और प्लस, ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं पेड कोर्स में। प्लस कोर्स बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, जबकि आइकनिक के अंतर्गत आपको ये सब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो कि प्लस से एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइस हाइक होने वाला है, कब होगा कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन हर एक संस्था का अपना अपना प्राइस हाइक एक टाइम पे तो होता ही है। तो यहाँ भी होने वाला है, तो उसके पहले ही आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा यहाँ प्राइस जो है वो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि प्राइस जो है कितना होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, इसका कॉम्बो पैक जो है, इसका प्राइस स्ट्रक्चर ये कुछ आप देख सकते हैं। प्लस का और आइकनिक का फी स्ट्रक्चर देखें तो फी स्ट्रक्चर ये है, इसमें कमी या ज़्यादा जो डेट के अनुसार है वो अपना होते रहता है। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जो टॉप के ऑप्शनल हैं वो सभी यहाँ अवेलेबल हैं। तो आपको जीएस के साथ साथ ऑप्शनल मतलब कंप्लीट पैकेज आपको पूरी तैयारी का मिल जाता है। मेरा क्लास कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी एनसीईआरटी फॉर आईआर पर चल रहा है। ये स्पेशल पे चल रहा है, स्पेशल क्लास है यानी अनअकैडमी एप्लीकेशन पर, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये शाम को नॉर्मली क्लास होता है, और आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि बुधवार को, हर एक बुधवार को मैं यहाँ एप्लीकेशन पे ज़्यादा क्लास लेता हूँ। नॉर्मली 1 घंटे लेता हूँ, लेकिन बुधवार को मैं 2 घंटे या 3 घंटे भी क्लास लेता हूँ। तो आज शाम का क्लास आपको ज़रूर अटेंड करना है, इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन पर जाएंगे और एप्लीकेशन पर इस नाम से आप सर्च करेंगे, फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, जो भी क्लास लगेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये स्पेशल क्लास जो है रियल में बहुत ही इसका ये स्पेशल ये है क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव लाइव लेसन्स, पोल, फिर रेज अ हैंड, नेवर मिस क्लास, इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन टाइम पर लेक्चर नोट आपको वहीं पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। कभी भी रिकॉर्डेड या फिर लाइव लेक्चर आप ले सकते हैं। मेरा ये सब कोर्स वहाँ चल रहा है। 8 तारीख से वहाँ अलग अलग बैचेज जो है स्टार्ट हो रहे हैं। ये प्लस पे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन सब बैचेज तक आपकी पहुँच हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। जय हिंद।